नमस्कार दोस्तों। अब तो 24 घंटे से ऊपर हो गए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के। जंतर मंतर का पूरा लश्कर जो है वो अब चला गया है, तो अब जंतर मंतर खाली हो गया है और वहाँ एमसीडी वालों ने अब पुताई उताई करके सब कुछ ठीक कर दिया है। तो हम तीनों लोग चूंकि लगातार जंतर मंतर जाते रहे, अभी हम चाय पी रहे थे तो हमने कहा कि जो चाय पर या बीती रात से या बाकी दिन हम बतियाते रहते हैं, तो ऐसे भी चाय के दौरान भी बतिया लेते हैं। हमने क्या महसूस किया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेस्ट है, नारे हैं, शोर है, हंगामा है, लोग हैं, सरकार के सामने चैलेंज है, सरकार से मुकाबला है, सरकार के खिलाफ मोर्चा है, मांग है। इसके साथ जब आप कवर कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं। तो जो प्रोटेस्ट चल रहा होता है उस प्रोटेस्ट के आजू बाजू जो चीज़ें आपको दिखती हैं तो लगता है कि यार ये तो प्रोटेस्ट को ही ख़राब कर रहे हैं, ये कुछ और मकसद से हैं। और यह जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है ये सरकार को हिलाए हुए है और ये कुछ और कर रहे हैं जिससे इस पूरे प्रोटेस्ट की ताकत को, उसकी शुचिता को, आंदोलन करने की पूरी योजना को कहीं ना कहीं ये फेल करने की साजिश है। अच्छी बात ये रही कि जितने बच्चे थे, और हम ग्राउंड पे हम लोग लगातार बच्चों से बात करते थे, वो एजुकेशन सिस्टम एनटीए खास करके उसके मारे हुए हैं। उनके भीतर इतनी तकलीफ है कि यार अगर एग्ज़ाम समय पे होता, ये पर्चा लीक ना हो, हम जितना डिज़र्व करते हैं उसके मुताबिक मेरे मार्क्स रहें और मेरी जगह रहे मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैनेजमेंट में या यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स में, तो कितना अच्छा हो। और मेरी सहमति हमेशा रही, 2023 से मैं एनटीए पर सवाल खड़ा करता आ रहा हूँ। ये एनटीए निकम्मा है, ये एनटीए भ्रष्ट है, इस एनटीए के भीतर सेंधमारी है, जितने भी परीक्षा माफिया हैं, पर्चा लीक वाला गैंग है, ये सब इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये पूरी एनार्की है। इसने बच्चों के करियर के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और पिछले 3 साल से में धर्मेंद्र प्रधान को क्यों रखा गया है ये आप जाकर के वीडियोज़ यूट्यूब पर देखिएगा। और जब ये शुरुआत हुई आंदोलन की तब भी मैंने कहा था कि ये आंदोलन बहुत पहले से पनप रहा था, बस एक सही समय का इंतज़ार था, सही मंच नहीं मिल रहा था। अगर 10 बच्चे कहीं खड़ा हो जाएं, प्रोटेस्ट कर लें, या 10-20 बच्चों का सुसाइड हो जाए, तो ये फुटकर फुटकर आक्रोश जो है वो अपनी अपनी जगहों पर है, लेकिन ये लाखों बच्चों के भीतर है। अचानक से जब मंच मिला तो वो सब बच्चे आकर के और इस मंच के साथ जुड़ गए। वो बच्चे वहाँ थे, उन बच्चों के साथ जो सिंपैथी थी, समर्थन था उनके दोस्तों का, उनके सीनियर्स का, उनके जूनियर्स का, वो पूरी रीढ़ दिख रही थी आंदोलन की। और वो बैठे हुए थे और उनको आगे करके या उनके चलते ही कई और ताकतें उसमें आईं। किसी आंदोलन को समर्थन देना बुरा नहीं है, देना चाहिए। और मैं इस बात से सहमति रखता हूं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, आप किसी भी सेक्शन के हैं, किसी भी संस्था के, संगठन के हैं, अगर नेक मंशा से इस तरह के इशू को और इस तरह के कॉज को अपना समर्थन देते हैं, आप एक सही नागरिक का फर्ज निभाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने वहां जा करके, बैठ करके अपना जो नैतिक दायित्व था उसको पूरा किया। हमने जो देखा उस पर आज चर्चा करनी है। ये जो हो गया ये होना चाहिए था और ये बहुत अच्छा है। इस लोकतंत्र में बच्चों, नौजवानों की अपनी जो ताकत है, और सरकार ने एक समझदारी ये दिखाई कि इन बच्चों के बहुत ही वाजिब कॉज को, उनकी मांग को, उनकी आवाज़ को उसने सही तरीके से सुना।
और जो ज़रूरी फैसले थे लिए और जो ज़रूरी बदलाव थे किए। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, आंदोलन चलता रहता, तो मैं आपको दावे से कहता हूं इसके बाद बहुत ऐसे कांड होते जिनका आंदोलन से कोई रिश्ता नहीं होता। वो जो दिखता वो बहुत भयानक होता, वो खून खराबे से भरा होता, अराजक होता, देश में जो समाज का माहौल है वो बहुत बिगड़ता और कई तरह के संकट और चुनौतियां भी खड़ा होते। इसलिए हम तीनों लोगों ने सोचा कि अब चाय पी ली है तो वो जो हम 24 घंटे से लौटने के बाद से बतिया रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन वो कौन थे, वो क्यों आ गए, उनका पर्पस क्या है, वो जो कर रहे थे, जो दिखा रहे थे, जो बतिया रहे थे, जो उदंडई कर रहे थे, उसका तो उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर उनका मकसद क्या था? और अगर आप उनको टारगेट नहीं करते हैं, अगर उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं उस जमीन पर जहां आप कवरेज कर रहे हैं, तो फिर आप आधी रिपोर्टिंग कर रहे हो। जिस तरीके से आप ये आरोप लगाते हो कि फलां लोग सरकार के पक्ष में खड़ा होकर के सरकार की मुनादी करते हैं, उसका ढोल पीटते हैं, उसी तरीके से उस विरोध के भीतर सभी लोगों के साथ, सभी लोगों को अच्छा कह करके और सभी लोगों के कंधे पर चढ़ करके वाहवाही बटोरने का मतलब ये है कि वो जो लफंगई थी, वो जो उदंडता थी, वो जो अभद्रता थी, अश्लीलता थी, भद्दी भद्दी गालियां प्रधानमंत्री को, भद्दे भद्दे पोस्टर, लड़कियों के सामने भद्दी भद्दी बातें, लड़कियों के हाथ में बहुत गंदे गंदे पोस्टर्स, और वो पूरा जो हुलिया था उसका पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों और जो बच्चे इस मिजाज में थे कि हमको तो सरकार से इंसाफ चाहिए, उससे बहुत दूर थे, लेकिन वो थे और वो जत्थे के जत्थे आते थे। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि भाई बारी बारी से हम उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। आगे जब कभी आंदोलन होंगे और ऐसे एलिमेंट घुसेंगे जो जत्था के जत्था आएंगे, वहाँ अपना उन्माद फैलाएंगे, वहाँ का माहौल ख़राब करेंगे, यहाँ तक कि जो वॉलंटियर्स हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बच्चे आए हुए हैं, वो भी हक्का बक्का रह जाते थे, यार ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो गई, तो गड़बड़ हो जाए कुछ। उनके भीतर डर। मेरे सामने एक वॉलंटियर कर रहा है कि आप ये क्या नारा लगा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो एजुकेशन के लिए आए हुए हैं, हम तो बच्चों के एग्जाम्स को ठीक करने के लिए आए हुए हैं। वो पलट के बोलता, चुप बे, चल। अब आप समझिए कि वो लड़का चुप तो हो गया, लेकिन उसकी चुप्पी के भीतर एक डर पैदा हो गया। उस तरह का डर मैंने बहुत बच्चों के चेहरों पर देखा। हालांकि लगातार मैंने ज़्यादातर उन्हीं बच्चों से बात की, उन्हीं बच्चों को दिखाया जो जेन्युइन थे, साउंड कर रहे थे। लेकिन हमारे आसपास, मेरे आसपास जो उदंडता चल रही थी, जो उत्पात चल रहा था, जो लग रहा था कि ये बच्चों के लिए नहीं आए, ये एजेंडा लेकर के आए हैं, तो आजू बाजू आप उनको देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि नवीन और सतीश जी, हम लोग जितनी चीज़ें देख रहे थे, बहुत सारे तो हमने कहा भी कि यार छोड़ दो, और मैं वही कह रहा हूँ, न ये पोस्टर हम दिखा सकते हैं, न ये नारा हम सुना सकते हैं। मेरे सर इस मोबाइल में, हाँ, एक्चुअली मैं कैमरा के पीछे था, तो मैं हमेशा ना अवॉइड करता था कि अरे मेरे फ्रेम में ये चीज़ ना आ जा रहे, मेरे फ्रेम में ये चीज़ ना आए। कई बार कितना बचाने के बाद भी आ गया, बाद में हमने एडिट में उसको चॉप करवाया। वो ना हम बोल सकते हैं, ना वो हम दिखा सकते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो वो बैनर और वो पोस्टर लेके खड़े थे बच्चे बच्चियाँ, और ऐसा भी नहीं है कि वो गंवार लोग थे, वो सब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड दिख रहे थे। तो वो लोग को पता था कि अगर मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ इतने कैमरे लगे हैं, ये सोशल मीडिया पे जाएगा, मेरे घर वाले भी देखेंगे, पता नहीं उनके घर वाले फिर उसको देख के क्या रिएक्ट करते होंगे, आई डोंट नो। बट वो बहुत बुरा था वो। सर मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब
ऑब्वियस सी बात है कि विरोध सबका हक है, सब विरोध करे, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, वो विपक्ष के नेता के खिलाफ हो। सर हम लोगों ने सारा जो बड़े हैं, जब से मैं हूँ इस फील्ड में, हमने सब बड़े आंदोलन, किसान आंदोलन, वो पहलवान का आंदोलन, बिहार में इलेक्शन कवरेज, रैली, प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी की रैली, मतलब मुझे याद भी नहीं आ रहा, सब तरीके का हमने कवरेज किया है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ऐसा, आप तो बहुत सीनियर हैं, आप सर कब से कर रहे हैं पत्रकारिता, मुझे लगता है शायद आपने भी नहीं देखा होगा इतनी भद्दी गालियां। बात मैं समझ नहीं पाया। बच्चों की मांग अपनी जगह पर थी और मैं बार बार मुझे डर लग रहा था कि बच्चों की इस मांग को, जेन्युइन बच्चे हैं 22 साल के, 20 साल के, 18 साल के, और उनका कंसर्न समझ में आता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश, वहाँ से भी बच्चे मिले, दिल्ली के ज़्यादातर थे, और उनको देखते ही बतियाते थे, ही लगता था कि नहीं यार, यही बच्चे हैं जो वाकई इस आंदोलन का हिस्सा हैं, और इनकी चिंता जो है वही है जो हम 3 साल से 4 साल से कह रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन जब आप नंगई पे आ जाएंगे, फुहरता पे आ जाएंगे, नग्नता, एक लड़की एक लड़के के कंधे पे भीड़ लगी हुई है भाई, उसने नकाब डाल लिया और फिर उसने अपना ऊपरी हिस्सा जो है वो अपनी टी शर्ट से बाहर कर लिया और फिर अंदर कर दिया बहुत देर तक। उसके बाद किसी ने उसका नकाब हटा लिया, उसके बाद उसका कपड़ा ढक लिया। आप समझिए कि वो क्या चल रहा था। मैं यही कह रहा हूँ कि ये समाज के सभ्य लोगों के बीच में आंदोलनों की अपनी एक महत्ता है, उनकी गरिमा है। आंदोलनों ने इस देश को बनाया, दुनिया को बनाया। आंदोलनों ने, पूरा स्वतंत्रता संग्राम हमारा आंदोलनों से पटा रहा। आज़ादी के बाद से आंदोलनों का एक लंबा सिलसिला रहा। लेकिन इस आंदोलन में जो घुसपैठ हुई, उसमें जिस तरीके से लैटरली एक तत्व घुसा और उसने जिस तरीके से हाईजैक किया, अगर वो आगे होगा, क्योंकि वो भीड़ के बीच है, आंदोलनकारी बच्चों के बीच हैं, बच्चियों के बीच हैं, आप उन पर बलात् जा करके हमला नहीं करते, उनको पुलिस भी नहीं खींच सकती है क्योंकि भीतर हैं। लेकिन आप, मैं क्या बोलूं, आप वीडियो देखिए, जो बच्ची प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दे रही है, उन गालियों को देते हुए उसके मम्मी पापा भी तो देखेंगे। सर प्राइम मिनिस्टर को नहीं, प्राइम मिनिस्टर के मदर फादर को। नरेंद्र मोदी व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन इस देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। अब वहीं एक लड़का था, वो रोज आता था, वो एंटी बीजेपी थ्रू आउट, उसने कहा कि मुझे बीजेपी को कभी वोट देना ही नहीं, मुझे बीजेपी से कोई सहमति नहीं है, और उसका बयान है मेरे पास, मैंने सुनाया भी। लेकिन ये जो नारा आप सुन रहे हैं, इससे मुझे एतराज़ है। देश के प्रधानमंत्री को आप इतनी गंदी भद्दी गालियां देंगे, ये ठीक नहीं है। सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं, आप अपने इंटेलेक्ट से 100% करेक्ट होंगे, और आपका अपना जो एक्सपीरियंस है इतने दशकों का। लेकिन सर जो कैमरे के पीछे डीओपी होता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, वो देखता है, वो एक एक चीज़ को बारीक जूम आउट जूम इन करके एक एक चीज़ पर उसकी नज़र होती है। आप एंकरिंग कर रहे होते हैं, आप एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप जो बोलते हैं तो फिर अपने फ्लो में बोलते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। कभी कुछ चीज़ें नहीं भी दिख पाती हैं, आप होंगी आपसे, लेकिन कुछ चीज़ें जो दिखती हैं वो नज़र आती हैं जो कि आपने बयां किया। मैं सर पीछे खड़ा था, मैं पीछे खड़े होकर मैं सब कुछ वॉच करता रहता, मैं देखता रहता था। मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये सब प्लान्ड था। आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग आए, वो उग्रवादी तत्वों ने या कुछ भी उपद्रवी तत्वों ने उसको हाईजैक कर लिया, बट सर अगर हाईजैक कर लिया और सबको पता है कि वो उपद्रवी तत्व वहाँ पे हैं, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, उपद्रवी तत्व ये, हाँ ठीक है, चला गया, एक मिनट तो अगर उपद्रवी तत्व थे तो सर वो छोटे छोटे 2 साल 3 साल 5 साल 8 साल के बच्चों को लेकर के
गोद में बच्चों को लेकर के हस्बैंड वाइफ बच्चे, वो किस लिए वहां पहुंचे थे? ढाल नहीं, जस्ट लाइक एक ढाल कि पीछे से वो पहुंचे और पीछे से वो ढाल रहे हैं। अब वो गार्जियनशिप की बातें कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की, अपने भविष्य की बातें कर रहा हूं। भविष्य की बातें आप कर रहे हो और आप पीछे खड़ा किए हो अपने साथ सैनिक बल। आप ढाल लेके आगे खड़े हो और पीछे सैनिक बल आपके साथ खड़ा है। सर, मैं इस चीज का अपोज करता हूं, मैं आपको दिल से बता रहा हूं। एक 8 साल का बच्चा गाली दे रहा है, ये गलत है। इसमें मतलब किसी भी आदमी की सहमति नहीं होगी कि छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, कोई भी आदमी जो सार्वजनिक मंच है और एक आंदोलन है, वहाँ से आप गाली दे रहे हैं, वो चलेगा नहीं। लेकिन बहुत सारी माताएं, बहुत सारे पिता अपने बच्चों को ले जाकर के, ये भी ठीक है कि चल बेटा देखते हैं ये आंदोलन कैसा होता है, सरकार से मांग कैसे की जाती है, लोकतंत्र का संस्कार कैसा होता है। हर आदमी जाता है। हम लोग अपने बच्चों को लेकर के गए ना रामलीला मैदान, गोद में बच्चे लेकर के जो इतने छोटे, उनको क्या बहुत पता सारे लोग, मतलब 2012 में 11 में जब अन्ना का आंदोलन था, तो पता नहीं लोगों ने कितने बच्चों को लेकर मैं भी गिरफ्तार हुआ। उस आंदोलन की अपनी गरिमा तो थी। उस आंदोलन में सरकार से लड़ाई थी, सरकार के खिलाफ नारे थे, गीत थे, हाथ लहरा करके लोग अपनी बातें कह रहे थे। आंदोलन जिस रूप में होता वो था। यह जो था, इसमें एक अलग तरह की जो मतलब वो अलग कम्युनिटी आ गई कि भैया ये हमारा इससे मतलब नहीं, ये तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ जो है हम अपनी मर्जी से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे ही बहुत सारे लोग, कई ऐसे लोग मुझे दिखते थे, मुझे लगता था कि यार ये अभी यहाँ क्यों हैं। उनको देख के लगता था कि इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, न वो पढ़े लिखे हैं, ना उनका पढ़ने लिखने से कोई सरोकार है, ना नीट जानते होंगे, ना ही कुछ और समझते होंगे। जैसे एक साहब थे जो जो बागपत की तरफ से थे, अब वो ड्राइवर थे, उनके घर में ना माता जी हैं ना पिताजी हैं, और उनको भेज दिया गया। तो कहा कि मैं खुद से आया, वो खुद से नहीं आए, लाया गया तो लाए गए। पॉलिटिकल पार्टी लाई थी। जैसे एटा से जो एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि हम 50 लोग आए हैं, तो 50 लोग समर्थन के लिए आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 50 लोग अगर इसलिए आते हैं कि यहाँ बैठ करके हम ये पूरी की पूरी भीड़ को बनाए रखेंगे और यहाँ सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो अपनी मांग पर तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम कर लेंगे, ये कैसे हो, इसके लिए भी थे। जैसे सर मेरा, बिहारी। हाँ सर, मेरा एक सवाल है। आप शुरू से फ्रॉम फर्स्ट डे आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग सर मतलब जो गड़बड़ी की शुरुआत कहाँ से हुई इस आंदोलन की? नहीं, उसमें आंदोलन शुरू हो गया तो फर्ज कर लो कि 6 जून को पहला हुआ, उसके बाद धीरे धीरे लोग वहाँ जाते रहे। शुरुआत में तो लगा नहीं कि कुछ होगा, और दीप के भी पता नहीं देश में कई जगहों पर घूमते रहे, उनको कई जगहों पर लोगों ने मार भी दिया। वहाँ भी बहुत रिस्पांस ऐसा बहुत आउटस्टैंडिंग मिला हो ऐसा नहीं था। लेकिन जब कॉल हुई और लोग पहुँचे, 20 तारीख से पहले वाली जो रात थी, वो ऐसा लगा कि वहाँ लोग लगातार पहुँचने लगे कि संसद का मार्च है, संसद का मार्च। और हर आंदोलन में ऐसा होता है, जिन लोगों का उस मांग से लेना देना है। अब मैं मानता हूँ कि जब 22 लाख 23 लाख बच्चे हर साल नीट के लिए बैठते हैं, तो पीछे से उतने ही बच्चे तैयार होते हैं। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो बच्चे फिर सेकंड अटेम्प्ट लेते हैं, थर्ड अटेम्प्ट लेते हैं, तो वो जमात बढ़ती रहती है। तो 22 लाख परिवार हैं, 23 लाख परिवार हैं, और अगर मैंने मान लिया कि 2-3 साल में 23 लाख परिवारों में से मान लो कि 75 लाख होंगे। हाँ, सारे नहीं होंगे, लेकिन 23 लाख तो कुछ तो रिपीट बैठते रहते हैं। मैंने मान लिया कुल मिला के 40-45 लाख परिवार हैं। लेकिन उन परिवारों का कंसर्न तो है ना, उन परिवारों की जो चिंता है, वो चिंता, वो परेशानी दूसरे परिवारों के भीतर भी है, जिनके बच्चे आगे जा रहे हैं, 11वीं 12वीं में हैं, वो नीट देंगे या IIT देंगे या फिर दूसरे एग्जाम्स मैनेजमेंट का देंगे। उनको लग रहा था कि सब गड़बड़ चल रहा है, और गड़बड़ चल रहा है। मतलब ये हमेशा बोलता हूँ कि गड़बड़ चल रहा था। संजीव मुखिया बिहार का है, पर्चा लीक माफिया है, और CBI ने कहा कि भाई इसके खिलाफ मुझे कोई सबूत नहीं मिला। तो तुम ये बता दो कि पिछले 3-4 साल में जितने पर्चा लीक हुए हैं उसमें से किसी को कन्विक्ट किया क्या, कन्विक्शन हो गया क्या?
इसका मतलब ये है कि सीबीआई के हवाले कर दो और पूरी हवा निकाल दो, लिपापोती है। तो अगर आंदोलन नहीं होगा तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी साठगांठ चलती रहेगी, तुम यही साला षड्यंत्र करते रहोगे, अपने मुताबिक चीज़ों को चलाते रहोगे, बच्चों की काबिलियत उनकी मेहनत के साथ खेलते रहोगे और कोई बोलेगा नहीं। सर एक चीज एक सवाल ये भी उठता है कि कोचिंग माफिया का भी हाथ है इसमें, ऐसा कहते मैं हैं। आता हूँ कि आपने सवाल पूछा है कैसे हुआ ये। तो जब 20 को ये आंदोलन चला है, क्योंकि 20 से पहले जो मुझे भी नहीं लग रहा था कि यहाँ कुछ होगा, लेकिन जब सोनम वांगचुक आ गए सीन में, सोनम वांगचुक के आने के बाद से 16 तारीख ऑनवर्ड्स वो अनशन सोनम का फेस था, अनशन कर दिया उन्होंने। अनशन के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी, उसके बाद मामला हाई कोर्ट चला गया। अब 16 तारीख को हाई कोर्ट कहता है, दिल्ली हाई कोर्ट, कि भाई सोनम वांगचुक की तबीयत पर आप नज़र रखिए और उनकी सेहत ठीक रहे, उनको कोई खतरा ना हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। सरकार कहते कि हाँ हाँ हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी हम देखेंगे। 17 तारीख को दिल्ली का कमिश्नर बदल जाता है और 18 तारीख गोलचा को हटा करके आप नया कमिश्नर को लेकर के आ जाते हैं। 18 तारीख को सोनम वांगचुक को उठाया जाता है, और 17 की उनको रात की अस्पताल पूरी में ले कहानी जाते आपने बताई थी हमारे दर्शकों को। हाँ, जी। और 20 को प्रोटेस्ट मार्च है संसद का। अब सोनम वांगचुक को उठाने के बाद हालांकि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनकी पत्नी ने कहा कि क्यों सफदरजंग में। अब ये खबरें तो देश में जा रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए जा रही हैं, और ये जेंजी है, और जेंजी जो है वो सोशल मीडिया पे लगातार है, वो न टीवी देखता है, न अखबार पढ़ता है, न वेबसाइट पढ़ता है, वो तो व्हाट्सएप पे है, प्रधानमंत्री को माफ़ कीजिएगा इंस्टा पे है, कुछ फेसबुक पे है। तो पीएम को भी आप देखो कि आप इंस्टा पर आना पड़ा। तो सोनम वांगचुक के मामले के बाद अब उनकी बीवी आ गई, फिर उनको भेजा गया मेदांता, यहाँ जो है मंच पर लोग आते रहे। क्या बेटा, मैं आता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा निकाल कर ले आइए, हम लोग खा लेते हैं। हाँ। तो उसके बाद आंदोलन जब बढ़ा जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ, तो पार्लियामेंट है, इस देश ने पार्लियामेंट को, मतलब लोकतंत्र का मंदिर है वो, वहाँ से सत्ता चलती है। तो सुरक्षा एजेंसियां कोई भी किसी भी देश की होंगी, वो संसद तक तो आपको नहीं जाने देंगी, और संसद के भीतर देश की जनता घुस जाए तो ये देश की प्रतिष्ठा का हनन है। और वो भी तब जब संसद का सत्र चल रहा है। हाँ, तो वो फिर श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल और हमारे भीतर क्या फ़र्क है? तो हम तो वही हो गए। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि कुछ एलिमेंट हिंदुस्तान को श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल करना चाहते हैं। मैंने यहाँ मान लिया, वहाँ मुझे लग गया कि आपके भीतर इतनी नफरत है कि आप इसी नफरत की आग को इस आंदोलन की आड़ में बुझाना चाहते हैं। तो आप अपना सब कुछ खेल रहे हैं, सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो जांच के दौरान आएंगी, लेकिन देश सर्वोपरि है, और यहाँ का नागरिक, उस नागरिक का हित जो है उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। आप इस देश हित और नागरिक हित की आड़ में अपने हित को साध रहे हैं, बल्कि आपका हित नहीं है, आपकी नफरत है, आपके भीतर की आग है, उसको आप किसी भी तरह से, चाहे खून खराबा हो जाए, चाहे सत्ता, आप सत्ता बदलना चाहते हैं, आप कुछ भी बदलना चाहते हैं, लेकिन गलत रास्ते से आप घुसपैठ कर रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं। जांच में आएगा। तो उस प्रोटेस्ट को पुलिस ने रोका, वहाँ लाठीचार्ज हुआ, और कुछ तो बहुत गलत किया पुलिस ने। बच्चियों के साथ गलत किया, महिलाओं के साथ गलत किया, घेर करके कुछ ऐसे ही बच्चे जो जा रहे थे वो पिट गए। 1-2 बच्चे हम लोगों को मिले भी कि हम तो प्रोटेस्ट में थे ही नहीं, लेकिन हम क्योंकि जा रहे थे हम पिटा गए। वो तस्वीरें देश के लोगों को बहुत हद तक हिला गई। आपने भी देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग ये कहते कि हम तो 20 तारीख का वीडियो देखे और देखने के बाद हम आए। अब हम तो अब आंध्र प्रदेश के डॉक्टर्स यही बोले ना कि हमने व्हेन वी सॉ द विजुअल देन वी डिसाइडेड टू अलग अलग जगहों से मूव टू दिल्ली। तो अलग अलग जगहों से अपने दोस्तों को लेकर के वो आ गए और कहे कि अब यहीं इसी उमस में और इसी मिट्टी में हम यहीं सोएंगे, यहीं अपने साथ लड़ेंगे, इनकी सेवा करेंगे, लेकिन जब तक, हाँ। अब वो जो वीडियो था उसने माहौल बिगाड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो जो प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में ये जो पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, जो सुरक्षा कर्मियों के साथ आमना सामना हुआ, वो बच्चे वो नहीं थे। ये वो एलिमेंट थे जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, जो वहाँ नंगई कर रहे थे, जो वहाँ उदंडता कर रहे थे, जो वहाँ आपको घेर रहे थे। आप मतलब उनका उस पूरे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। जैसे हमने स्टार्ट किया, आई थिंक सेकेंड लास्ट डे था शायद, वो
परसों की रात थी, जैसे आपने स्टार्ट किया और पीछे से आ गए बच्चे, वो सब उधर लोग थे और गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय। मैंने उन सब से पूछा कि जानते हो मैं कौन हूँ, ये कौन है? किसी के पास कोई जवाब नहीं। वहाँ बस वो कैमरा खुल गया तो ये था कि जो भी कैमरा खोल करके आ गया है वो सरकार के साथ होगा और यहाँ के बारे में कुछ खराब बोल रहा और होगा। सर उनसे सवाल कीजिए, जिस सवाल का उनके पास जवाब नहीं होता था तो फिर आप गोदी मीडिया हो जाते थे। नहीं, उसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम पत्रकार हैं और हम ईमानदार हैं, हमारी पत्रकारिता का जो मूल सरोकार है वो कोई सरकार नहीं है, वो विपक्षी पार्टियां नहीं हैं। अगर हमने सुपारी ले ली कि हम तो सरकार की बजा के ही रखेंगे या हम तो विपक्ष की ऐसी तैसी करके रखेंगे, तो फिर हम कहीं ना कहीं बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। और उस बेईमानी का एक बड़ा सबूत ये है कि उस पूरी भीड़ की वाहवाही बटोरने के लिए बहुत सारे लोगों ने ऐसे उदंड, उत्पाती, अपढ़, जाहिल, गंवारों की तरह व्यवहार करने वाले लोगों को नजरअंदाज किया। उन गालियों को, उन बैनर पोस्टर्स को, उन लड़कियों की भद्दी भद्दी हरकतों को आपने इग्नोर किया, उस पर कोई चर्चा एक नहीं, बार भी चर्चा नहीं। एक बार चर्चा नहीं की आपने, इसलिए कल आपका कैमरा नहीं खुलेगा। तो ये आपका डर जो है वो डर नहीं है, दरअसल आप अपना अपना हित साधने के लिए अब कि मेरा सब बना रहे, इस चक्कर में आप उन एलिमेंट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं या उनके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं जिनके ऊपर पर्दा डालते डालते वो जहर हैं, देश के लिए वो खतरा है। बारूद हैं। और वो धीरे धीरे अगर उनका मन बढ़ेगा, मन बड़ू हो जाएंगे, तो कल दूसरे तरह के आंदोलनों में या विरोध प्रदर्शनों में वो सूत्रपात करेंगे और आप फिर उनको बचाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप वही काम कर रहे हैं जिसके नाम पर आप दूसरों को कटघरे में खड़ा करते हैं और कहीं ज्यादा खतरनाक काम कर रहे हैं। सर वहाँ पे मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे जैसे आपने बोला कि जाहिलों को बुलाया गया, अनपढ़ गंवारों को बुलाया गया और इस टाइप कुछ थे। कुछ थे। मैंने जो बैनर्स एंड पोस्टर्स एंड ये सब देखे हाथों में, जो वहाँ बच्चों के, लड़कियों के, वो लड़कियों को देख करके लगता था कि ये बहुत ही संभ्रांत फैमिली की लड़कियाँ हैं। कई लड़कियों को मैंने देखा है, लेकिन वो जो पोस्टर्स थे इतना, मतलब उसका जो हाँ, उसका जो लेवल था सर ना, मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद हमारे ख्याल से हमारे आपके क्या ये जेंजी जो हम लोग कर रहे हैं, ये जेंजी हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो क्या बोलते हैं, जो फिल्म आई थी उसकी ऋतिक रोशन वाली, जिसमें बाहर से ग्रह से उपग्रह दूसरे ग्रह से आता है, जेंजी ऐसे क्या कि मंगल ग्रह से टपक पड़े हैं यहाँ पे। आप भी यहीं की पैदाइश है ना, इसी धरती की पैदाइश है। अल्लाह, ये वर्ड ही मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है कि जेंजी 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 क्या होता है सर? ऐसा होता है क्या कि पढ़ने लिखने के बाद तुम जो ये पोस्टर लेकर खड़े हो, ये अगर तुम्हारे माँ बाप देख लिए और उसके बाद भी अगर तुमको कुछ नहीं बोलते, तो हमको लगता है कि या तो संस्कारों का प्रॉब्लम है, ये संस्कारों का बहुत बड़ा इशू है, या फिर बहुत बड़ा गैप है उनके माँ बाप में और उन बच्चों के बीच में माइंडसेट का, कि वो बात मानने को तैयार नहीं है। या माँ बाप तो कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि इस लेवल का मेरा बच्चा और ऐसा पोस्टर लेके खड़ा हो जाए। ये तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा सर। कोई माँ बाप चाहेगा क्या कि वो मोदी का चेहरा बना करके उस पे रोड पे और तुम भद्दी हरकतें करो? वो हरकतों के बारे में तो ना आप दिखा सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं। हैरत की बात यह है कि कोई आदमी वहां रोक भी नहीं रहा था। आप एंट्री से लेकर के स्टेज तक जाइए, 90% जो पोस्टर्स थे जो लेकर के लड़के या लड़कियां खड़े थे, उनको आप ना पढ़ सकते थे ना उनको कवर कर सकते थे। सोशल मीडिया पर वो हैं, लेकिन उस पर ऐतराज कोई क्यों नहीं कर रहा था। और मैंने हर बार कहा कि भाई ये सब ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है, ये बच्चे बहुत वाजिब हैं, इनकी प्रतिभा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और देश भर में लाखों लाख बच्चे हैं, ये मांग वाजिब है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो ऐसे घुसे हुए हैं जिनका मकसद इन बच्चों के मकसद से मेल नहीं खाता है। अब जेंजी जो है, हमारे घर में बच्चे हैं और वो इंस्टा पे ही हैं। आप इन बच्चों को जो अश्लीलता कर रहे थे, नंगई पे उतरे हुए थे, वो जेंजी नहीं है।
जेनजी एक हमारी नई जनरेशन है जो सोशल मीडिया के साथ चली, उसने एक ग्लोबल विलेज के साथ अपने आप को जोड़ा है। ये दुनिया उसके लिए पूरी तरीके से घर के भीतर है। लाजमी है कि वो इंस्टा पे है, तो हम कहते हैं कि वो बेसिकली समय से आगे है, क्योंकि एक्सपोजर है, दुनिया का एक्सपोजर है। समय से आगे होने का मतलब समाज की मर्यादा से आगे होना नहीं है, एक देश के संस्कार से, उसकी परंपरा से आगे होना नहीं है। इंसानी समाज को जंगल और जानवरों के समाज में बदलना नहीं है, ये पहली बात है। दूसरा कहते हैं कि ये आउटस्पोकन है, मतलब अपनी बात कहते हैं, खुल के कहते हैं। जिस बात में आप लिहाज था, जिस बात में डर था, उन सब चीज़ों से बाहर आकर के, ये अच्छी बात है कि वो बोल रहे हैं, आउटस्पोकन है। लेकिन आउटस्पोकन होने का मतलब ये नहीं कि बोलने का जो लहजा है, जो बोलने का तरीका है, उसको छोड़ करके आप भद्दी भद्दी गालियां दें, अश्लील मोटी मोटी गालियां, और सुनकर के लगता है कि इसको जेंजी ना कहें। क्योंकि जेंजी जो बच्चे हम देख रहे हैं, उनके साथ बात करके, इंटरेक्ट करके आपको मज़ा आता है। वो आपको बताते हैं कि आप उनको जानते हैं क्या, आप ये नया ट्रेंड समझते हैं क्या। तो लगता है कि अरे यार, ये कुछ है जो नया है। ये नया ऐप आया हुआ है, एआई है, इस एआई का, इस ये टूल में इतनी चीज़ें हैं, तो इनको आप समझते हैं क्या। तो आपको ये लगता है कि ये जनरेशन दुनिया के हर बदलाव से, हर नई चीज़ से अपने आप को जोड़े हुए है। अपग्रेडेड है। हाँ, वो अपने आप को अपडेट कर रही है। तो आउटस्पोकन का मतलब ये नहीं कि आप भद्दी भद्दी गालियां दें। तीसरा कहते हैं कि ये क्वेश्चन करते हैं, सवाल करना सबका हक है। लेकिन हमारे यहाँ था कि भैया आदमी थोड़ा सा समझदार हो जाता है, अरे ये बच्चा है, क्या बोला, हटाओ। अब वो बात नहीं है, बच्चा है लेकिन वो बात कर रहा है, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। और समाज भी उतना उदार हुआ है कि नहीं, वो अगर सही बात कह रहा है तो सुनी जानी चाहिए। सवाल कर रहा है वो अपने अधिकार की बात कर रहा है। जो चीज़ें उसको पसंद नहीं आ रही हैं, उन चीज़ों पर अपना एतराज़ जता रहा है। जो बातें दुनिया में अच्छी हो रही हैं, वो मेरे यहाँ क्यों नहीं है, वो मांग कर रहा है। हमारी व्यवस्था इतनी सड़ी गली है, बाकी हमारी ही तरह की व्यवस्थाएं कुछ दूसरे देशों में हमसे इतर हैं, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं है, यह उम्मीद कर रहा है, और अच्छी बात है। लेकिन जब आप सवाल पूछने के जगह पर आप गाली दे करके, कई पुश्तों को नाप करके, किसी को मार करके, किसी को ख़त्म करके अपने सवाल को जोड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि विरोध नहीं है। लोकतंत्र में विरोध का अपना एक तरीका है। सोनम वांगचुक ने कहा ना कि इसके कामयाब होने का कारण ये है कि शांतिपूर्ण रहा था। अगर हम ताकत का इस्तेमाल करते तो सरकार के पास तो सेना है, पुलिस है, पैरामिलिट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार से आप जीत नहीं सकते हैं। लेकिन ये बच्चे थे, इन बच्चों का आक्रोश था, सरकार से उनकी नाराज़गी इतनी ज़्यादा थी, गुस्सा, जिसको सरकार ने समझा, और यह मंच जो है उस शांतिपूर्ण तरीके से उनके सवाल को लेकर के सरकार से टकराया, और आखिरकार सरकार को लग गया कि पूरे देश के बच्चों का मसला है, नौजवानों का है, इससे बाहर नहीं जा सकते आप, जो हो रहा है वो सही है, आप मानिए और बदलिए। तो आपके शिक्षा मंत्री भी गए, सतीश जी भी कुछ कह रहे हैं। हाँ, एक दो सवाल है सर आपसे। पहला सवाल ये है कि वहाँ पे कई कोचिंग के बादशाह लोग भी पहुँचे हुए थे, जिनको कि आपने देखा भी था, कई पहुँचे, बात भी किया, एक आध तो पहुँचे भी थे, बात भी किया, और एक आध और भी थे जो जैसे बड़े कोचिंग के बादशाह, वो भी वहाँ पहुँचे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे कि कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए। कहीं लगता है कि इसके पीछे उन लोगों की भी कुछ थी, ये इसमें मतलब कोई अपना कि अपने स्टूडेंट्स यानी इन लोगों को भेजना, जिस तरह का उपद्रव करवाना, मे बी, या ऐसा हो सकता है, ऐसा था, या किस लेवल पे वो लोग ये बोले इतना उपद्रव देखने के बाद भी कि इन सारे लोगों को, गवर्नमेंट को, इन सब को माफ़ कर देना चाहिए। उन्होंने एक मिनट नवीन, एक मिनट पूछने दो, उन्होंने एक बार भी ये बात नहीं उठाया कि जो उपद्रवी थे, जिन्होंने उपद्रव की सारी सीमाएं लांघ दी,
एक्चुअल में उन्हें थोड़ा तो दंड मिलना ही चाहिए। पहला सवाल मेरा ये था सर, और तब तक इसका आप जवाब दीजिए, मैं दूसरा एक मैं और सर थी। मैं इनका पहले इस बात का जवाब देता हूँ, फिर आप दीजिएगा। मैं बड़ा सिंपल सा इस चीज़ को, ओपन था ये मेरे लिए, कि अगर कोई कोचिंग मतलब बड़े टीचर उस मंच पे आ रहे हैं ना, तो उनका बस एक ही नज़र था, बात करो, मैं जलेबी लेकर के आया था। उनका बस एक ही नज़र था कि ये जो बच्चे हैं ना, यही हमारी ज़िंदगी है, वो उसी से कमाते हैं। ये अगर मैं इनका हीरो बन के रहूँगा ना, यहाँ जितने बच्चे हैं, अगर मैं इनका हीरो बन के हूँ, तो पता है कि मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, ये सब हमारे पास आएंगे क्योंकि मैं इनका हीरो बन जाऊँगा। आज मैं इनको समर्थन करने आया हूँ। उनका एक ही मकसद था, देश गया, राजनीति गई, ये नीट पेपर सब खत्म। उनके जैसे सर अभी कह रहे थे ना कि कुछ मीडिया के लोग थे जो अपना एक धारा लेके वहाँ चल रहे थे, जिनको वहाँ खूब वाहवाही भी मिल रही थी, वैसे ये टीचर लोग भी थे। मतलब उस मीडिया और इस टीचर में मेरे अकॉर्डिंग कोई अंतर नहीं है। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मीडिया के लोग तो कुछ थे ही जो कि डेरा डंडा वहाँ डाले हुए थे कंटिन्यू, और ठीक ठाक स्ट्रेंथ के साथ डाले हुए थे। तो उनके अपने तो उस पर थे ही, जो कि क्या बोल सकते हैं, अपने सेल्फ प्रॉफिट्स या फ़ायदे उनके होंगे ऑब्वियसली। बिना सब्सक्राइबर फॉलोअर अब नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सब्सक्राइबर फॉलोवर तो सबको मिलता है, उसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है, मे भी हो सकता है, आई डोंट नो उनके अपना अंदर खाने में क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि उनको वो उपद्रव नहीं दिखा, उनको वो स्लोगन नहीं दिखा, उनको वो पुलिस का वो जो कितने एसएपी लेवल का अधिकारी सोचो, जिसको कि जान से मारने की कोशिश, आप देखो ना वो वीडियोस देखो। आप पहले दिन जब राणा सर गए थे फर्स्ट डे, तो मैं उनके साथ ही था उस समय, शायद तुम नहीं आ पाए थे, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। मैंने देखा कि मैं अच्छा थोड़ी देर में कुछ चीज़ कवर करने के बाद मैं बाहर निकला कि चलते हैं सर, बारिश भी हो रही थी, कि हमने कवर कर लिया, हम निकलते हैं। थोड़ी देर में देख रहा हूँ कि राणा सर गायब हो गए, फिर उधर चले गए, तो कुछ मिल गया होगा उनको, तो कवर करने के लिए गए होंगे। तो मैं उनको ढूंढते ढूंढते बाहर तक आ गया, गाड़ी 1 किलोमीटर पार्क थी दूर, वहाँ गाड़ी तक पहुँचा, देखा ये आया नहीं, फिर वापस में गया वहाँ से। तो आप सोचो कि कितना टाइम लगा होगा। उस टाइम के दरमियान मैंने देखा कि राणा सर को भीड़ घेरी पड़ी है, मतलब ठीक ठाक भीड़ घेरी है, और हाथ पकड़ के इनसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, भाई वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर के लिए या कोई भी पक्ष का नेता हो, हाथ पकड़ के ऐसे बोल के कि बोलो आप कि प्राइम मिनिस्टर ये है, प्राइम मिनिस्टर वो है, प्राइम मिनिस्टर वो है, था कि नहीं सर? डे फर्स्ट, और वो एकदम स्टेज के ठीक सामने था। ऐसा भी नहीं था कि स्टेज उस समय तक इतनी सुरक्षा थी। अब आप देखिए कि हालात कितने बिगड़ गए हैं। मुझे कहीं भी जाने से डर नहीं लगता है, शायद इसलिए कि मैंने कभी भी इस तरफ वाली उस तरफ वाली चीजें नहीं सोची। जो सही मुझे लग रहा है मैं करता हूं। तो किसी भी तरह के आंदोलन, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में जाने से मुझे अंदर से डर नहीं लगता, या मुझे जाने के बाद मेरे साथ कुछ हो जाएगा, वो तो मेरे वाले नहीं हैं। जिन लोगों के पक्ष में मैं बोलता हूँ तो उनके विरोधी हैं, तो उधर पता नहीं मेरा क्या हो, कभी आया ही नहीं, क्योंकि उस तरह का जर्नलिज्म किया ही नहीं। पहली बार मुझे लगा कि ये गलत लोगों के बीच में खड़ा हूँ। सारा कुछ बात करते हुए जब मैं कोने में आ गया अंधेरे में, और वो आदमी अचानक से कहता है कि आप तो दीपक बोरा का इंटरव्यू करते हैं। मैंने कहा दीपक बोरा का इंटरव्यू करने से क्या हो गया? जीडी बख्शी का भी इंटरव्यू करता हूँ, अरविंद मोहन के साथ भी बैठता हूँ। तो सवाल ये है कि किसी आदमी के इंटरनेशनल अफेयर्स पर अपनी राय है, वो बोल रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात कर रहे हैं, और अचानक से कुछ लोग जो है वो मुझे घेर लेते हैं, और फिर वो भीड़ मुझे धकेलते हुए जहाँ पेड़ के नीचे अंधेरा है, जहाँ रोशनी कम है, वहाँ लेकर के आ जाती है। और वो कहता है कि आप हाथ पकड़ के बोलो नरेंद्र मोदी फला 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 फला। मैंने कहा कि आपके कहने से बोलूँगा क्या? आपके कहने से आप मेरी जुबान में, मेरे मुंह में अपनी बात रखेंगे और मैं बोलूँगा? बोलो कि मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ। मैंने कहा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, यही है, और मैं 20 बार कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ।
मैं कोई मीडिया नहीं। लेकिन जिस तरीके से घेरा गया, मुझे किसी ने कहा कि सर देखिए अब फंस गए हैं आप, बहुत दिक्कत हो गई है, आप एक बार बोल तो दीजिए। मैंने कहा कि साला यहाँ जो हो जाए, इनके दबाव में और डर करके तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और मैं पूरी ताकत और साहस के साथ वहां खड़ा था अंधेरे में, और मुझे था कि अगर लड़ाई हो भी गई तो देखा जाएगा, लेकिन इनके सामने मैं झुक तो नहीं सकता। अगर आज ये डरा देंगे तो मैं कल कुछ भी करने लायक नहीं रहूंगा। मेरा जमीर गवारा नहीं करेगा, तुम तो वहां झुक गए यार, तुम तो डर गए। और उस रात चाहे जो हो जाता, मैं उनकी बात नहीं मानता और मैं किसी की नहीं मानता। आप अपनी बात किसी भी आदमी के मुंह में रख करके और कहलवाना चाहें, और वो ताकत के जोर पर डरा करके, सामने एक आदमी दारू पी रखी है, भभका रहा है और वो अनाप शनाप बोली जा रहा है, वहां से निकलना मुश्किल था। लेकिन वो मैं अपनी हिम्मत के बूते ही और उन लोगों को आंख से आंख मिला करके और बात करते हुए मैं निकला, ताकि ये नहीं लगे कि मैं दुबक करके जा रहा हूं। और वहां से ही मुझे लगा कि यहाँ जो लोग हैं वो गलत हैं, ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, ये उपद्रवी हैं, ये बवाली हैं, और ये आंदोलन को खराब कर देंगे। कई दफा जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे उनको भी लग रहा था कि अगर यही सब आकर के यहाँ और यही करेंगे तो फिर हो सकता है कि बंटाधार हो जाए। सरकार को भी, हाँ नहीं, अब एक सवाल और भी था। हाँ, मैं कह रहा हूँ, एक सवाल ये भी था सर कि वहाँ पे मैं ले रहा हूँ भाई, वहाँ पे कुछ लोग सुनने में आ रहा था, जिसका कि अभिजीत दीपके ने भी पूरा समर्थन किया, खाना खिलाने में करीब, ये कितने दिन का आंदोलन ऑलमोस्ट रहा नवीन, करीब हाँ 1 मंथ के आसपास का रहा। लगातार एक व्यक्ति, और पर डे की आबादी कम से कम मिनिमम, हालांकि 5,000 से ऊपर ही रहती थी, लेकिन मैं अगर उसको 3,000 मान लेता हूँ तो सर, मैं 3,000 मान रहा हूँ मिनिमम। तो सर एक व्यक्ति अगर पर डे एक व्यक्ति को इतना खाना खिला रहा है सारे लोगों को, तो सर उसका एक्सपेंसेस उसके कहाँ से इतने ज़्यादा। ये पहले सही कह रहे हैं, ये जोमेटो, स्विगी, बाहर से ऑर्डर हो रहे हैं, मतलब गल्फ कंट्री और से ऑर्डर हो रहे हैं, और ये सब जो चल रहा था सर, ये आपको नहीं लगता कि ये मतलब देश हित में है? पैसे सर, मतलब एक आदमी के पैसे अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो पर डे मिनिमम 10 से 12 लाख लगेंगे। तो सर ये मतलब मैं मिनिमम बता रहा हूँ, वो 25 से 30 लाख का, 50 लाख के आसपास का पर डे का वहाँ एक्सपेंसेस था। वो सर कहाँ से आ रहा था, वो कहाँ से फंडिंग हो रही थी? जस्ट आई वांट टू नो। मुझे लगता है कि ये हमारी चर्चा के दायरे में आ सकता है, लेकिन जांच का विषय होगा। सच हम कुछ नहीं बता सकते। हम कैसा, हम जो देख जैसे हमने एक महिला जो थी, मैं और नवीन आप खड़े थे आइसक्रीम के लिए, वो आई, उन्होंने चोकोबार 50 लिया और 50 चोकोबार लेकर के उन्होंने जाकर के बच्चों में बांटा। उन्होंने कहा कि इसके पहले, मतलब मैं जब आई थी तो ORS लेकर के आई थी, वो बांट चुकी हूँ, अब जाते जाते मैं 50 चोकोबार बांट करके जा रही हूँ। एक लड़का हम लोग को गेट पे मिला था जो ORS का इतना बड़ा क्रेट लेकर के आ रहा था। तो लोग जिसकी जितनी हैसियत है वो कर रहा है। अगर कोई हमारे देश का नागरिक है, कहीं बाहर काम कर रहा है, उसको लगता है कि मेरे देश में लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छा है, ये लड़ाई ज़रूरी है, तो पैसा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई आदमी एक दिन में 3 लाख 4 लाख खर्च कर रहा है, तो ये एजेंसी का जांच का मामला है। लेकिन अगर वो 3 लाख 4 लाख अपनी कमाई का खर्च कर रहा है तो वो बधाई का पात्र है। अगर मेरे पास 10 करोड़ है और 10 करोड़ में मैं रोज 10 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ या 1 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ और मैं लगातार कर रहा हूँ, तो मुझे अपने देश के लोगों के साथ खड़ा होकर के अपने पैसे को लगाने का क्रेडिट मिलना चाहिए और उसको बधाई दी जानी चाहिए कि भैया उस आंदोलन को उसने ये ठीक है सर, अपने मनमाफिक थोड़ा सा समर्थन हम दिया। आगे बढ़ते हैं। ये नहीं खा रहे हैं। सर इस आंदोलन में राजनीति
कितनी हुई? नवीन, क्या है कि आंदोलन क्यों होते हैं? इसलिए कि सत्ता से मांग होती है, सत्ता राजनीति से निकलती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में जाती है और देश में आप किसी भी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपका एक ही रास्ता है, सत्ता तक। तो जब सत्ता के विरोध में कोई भी आंदोलन खड़ा होगा तो पॉलिटिकल पार्टी ऑटोमेटिकली आएंगी, इसमें तो आप रोक नहीं सकते हैं और उनका फर्ज भी है। वो विपक्ष के दल हैं और सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन चल रहा है तो वो उनको समर्थन देंगे। अब सवाल ये है कि समर्थन देने के नाम पर वो क्या अपना हित साध रहे हैं, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट वो सर्व करने जा रहे हैं, इस पर कि आपका इंटेंट क्या है। आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं या फिर आप आंदोलन की आड़ में अपना मतलब निकाल रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के मैंने सैकड़ों लोगों को यहाँ देखा, आरजेडी के सैकड़ों लोगों को मैंने देखा, आम आदमी पार्टी बड़ी तादाद में यहाँ थी अलग अलग तरीके से, भीम आर्मी के उत्पाती थे, भीम आर्मी सबसे ज्यादा उत्पाती आ रही, वो तो झंडा लेके अपना थे, झंडा लेके थे, इकलौती पार्टी थी वो। तो ये सभी दल वहां पहुंचे और उन्होंने अपने लोगों को कहा था कि आपको वहां रहना है, उस पूरे इलाके को भरा रहना चाहिए ताकि सरकार को लगे कि 10-15 हजार लोग हैं और ये हमेशा 24 घंटे बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि देश का एक बड़ा आंदोलन है, कारण जो कॉज है उसके साथ वो जुड़े हुए हैं, तो ठीक है। वहां किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा, किसी पार्टी का बैनर नहीं था, भीम आर्मी का था, हालांकि स्टूडेंट्स यूनियन के थे, आयसा का था, एसएफआई का था, उनका कैनोपी लगा था सबको। तो आप लेफ्ट के जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ इनका था, जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनका तो था, पॉलिटिकल पार्टी के नेता जाते रहे। तो आप राजनीतिक दलों को किसी भी आंदोलन या सरकार के विरोध में चलने वाले अभियान से अलग रख के तो नहीं देख सकते हो, पॉलिटिक्स तो होगी होगी, लेकिन ये है कि आप जब उसके साथ जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं। अन्ना का आंदोलन था, पता है कि उसको बीजेपी का सपोर्ट दिया गया, संघ का भी समर्थन था, लेकिन आंदोलन अपने मकसद पर था, अपने लक्ष्य के साथ था और वो पूरे भारत का आंदोलन हो गया था। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल लाने के लिए देश का सबसे बड़ा आंदोलन 2011 में अन्ना का हुआ और पूरा देश लग गया जी। ये बच्चों को लेकर के हुआ, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट देती भी है तो मुझे लगता है उसमें बुराई नहीं है, लेकिन सपोर्ट के नाम पर कुछ और करना चाहती है जो इस मकसद से अलग है, जो बच्चों का है, तो फिर आप इस आंदोलन को डिफरेंट, मतलब आप तो इसको फेल करना चाहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, आपने ठीक है, मैं आपकी बात को मान लिया कि लोग सपोर्ट किए, इंडियंस हैं, हम इंडियंस के लिए सपोर्ट किए, लेकिन सर कतर से, जर्मनी से, कनाडा से, पाकिस्तान से नहीं कर पाते, लेकिन कतर और जर्मनी से, वो तो गल्फ कंट्री से हुआ, ओपनली उन्होंने बोला, उनका इनको सपोर्ट करने का क्या मतलब मकसद बनता है? वहाँ के भारतीय भारतीय जो लोग वहाँ काम कर उन्होंने किया, वहाँ के हो भारतीय सकता है, और ये जांच का विषय है, सर ने बोला भी लास्ट में। क्योंकि जोमेटो ने ये बात, जोमेटो का जो बंदा था उसका जो वीडियोस मैंने देखे तो वो बोलते हुए दिखाई दिया, सुनाई दिया, एक बार हाँ इसको जाने तो ये पूरे गल्फ में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, तो लाजमी है कि 1 करोड़ में अगर 100 लोगों को भी लगता है कि यार मैं मोटा आसामी हूँ, अच्छा खासा पैसा मैंने कमाया है, तो मुझे मेरे देश को भेजना चाहिए और इस आंदोलन में मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो उन्होंने भेजा। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भारतीय नागरिक होने के नाते और ये बच्चों के, ये कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि भारतीय नागरिक ही थे? ये जांच का विषय है, ये तो फिर एजेंसी का मामला था, ये तो फिर एजेंसी का मामला था कि आप जांचिए। अगर लगता है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल एजेंसीज हैं, कोई ट्रस्ट है, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो आप जांचिए, परखिए, वो है, क्योंकि देश की सुरक्षा का जिम्मा भी सरकार के तहत काम करने वाली एजेंसियों के पास रहता है, तो देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ है नहीं। अब आप ये चाहें कि जेनजी के नाम पर एक वाजिब, बहुत ज़रूरी जो कारण है या मांग है, मैं तो पता नहीं 2023 से इतनी बार सोच कर चुका हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे हर चीज़ याद हो गई है। सर मैं एक चीज और, हम लोग बात भी कर रहे थे इस चीज पे, 2 चीज है, एक तो 3 मांगे थी, लास्ट में वो प्रधान का इस्तीफा था, वो हो गया। आपने ये सवाल भी खड़ा किया कि
एक मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से ये पेपर लीक का मामला तो खत्म होने वाला है, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर जो पूरा सिस्टम है उसको सुधारना होगा। तो ठीक है, इन लोगों का दबाव के कारण इस्तीफा हो गया, लेकिन सिर्फ एक इस्तीफा से अगर ये मतलब सही हो जाएगा और ये आंदोलन सफल हो गया, मेरा तो आप जानते हैं ये नहीं है, आपने कहा भी है सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, हम इसको छोड़ते हैं। मुझे सर एक चीज़ और जो मैंने नोटिस किया, अब आप बताइएगा, आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा है, मणिपुर है। मणिपुर के भी वहाँ स्लोगन्स लिखे हुए थे। आम आदमी पार्टी अच्छी तरीके से मौजूद थी। ये जाते जाते उत्तर प्रदेश को ललकारा, उत्तर प्रदेश के वो समाजवादी पार्टी और वो भीम आर्मी के लोग थे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस आने वाले चुनाव की जो शुरुआत भी वहाँ से हो गई है? ऐसा कुछ दिख रहा? नहीं, मैं इस चीज़ की बात कहना चाहूँगा सर, कि नवीन की बात को ही मैं अलग ढंग से रखना चाहूँगा कि जाते जाते जो आशुतोष रांका के, क्या नाम, यही नाम है ना शायद, जो प्रवक्ता इस समय सीजेपी का, रांका या कुछ समथिंग, तो उसने बैठ करके ये बोला मंच से कि योगी जी आप ध्यान दीजिए, नज़र रखिए कि यहाँ पे जितने जंतर मंतर में आए हैं इससे 500 गुने लोगों को लेकर के हम जाएंगे, पेपर लीक का मामला वहाँ हो रहा है। तो यही क्वेश्चन, ये सवाल उठता है सर कि ये राजनीतिक नहीं है क्या? ये पंजाब में नहीं हो रहा है क्या? ये कर्नाटक में नहीं हो रहा है? तो मनीष सिसोदिया जब ये घोषणा हो गया इस्तीफा, जब मनीष सिसोदिया वहाँ आए थे और किसी पत्रकार ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि पंजाब में पेपर लीक हुआ है तो आप अपने यहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? तो मनीष सिसोदिया ने अवॉइड किया और जो कार्यकर्ता थे वो पत्रकार को साइड कर दिए। पेपर लीक हुआ और भी राज्यों में हुआ है, और सिर्फ पेपर लीक हो जाने के कारण अगर आप अपने पोस्ट से हट जाइए तो सर मुझे लगता है कि एक सेकेंड, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पद पे बैठे जिम्मेदार आदमी को एक पेपर लीक हुआ है या एक करप्शन हुआ है इसलिए उसको हटा देने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, तो सर अभी आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, वो जेल में रहे, जेल से आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। सर वो क्यों नहीं दिया इस्तीफा? अगर इस्तीफा देने से ही सब कुछ का सॉल्यूशन निकल जाता तो केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। जेन्युइन क्वेश्चन है। दूसरी बात सर, क्यों ये सवाल सिर्फ वही किया जा रहा है जहाँ की मतलब जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, सरकार है, उनका स्टेट है? व्हाई नॉट पंजाब, व्हाई नॉट कर्नाटक, और भी प्रदेश है जहाँ के पेपर लीक चल रहा है? तो ये सर जेन्युइन क्वेश्चन बनता है हम लोग के लिए, सबके लिए, जर्नलिस्ट के लिए भी। ये हम सब एग्री हैं, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन सर मुझे लगता है कि सिस्टम में सुधार की जरूरत है। सिस्टम सुधरे, बच्चों के, और हमारा भविष्य है, हमारे भी बच्चे हैं, हम सबके बच्चे हैं, देश तभी आगे जाएगा जब हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षित होंगे, सही दिशा में होंगे। बट इसका मतलब सर ये जो उपद्रवी तत्व आएंगे और उन बच्चे, मुझे तो लगता है कि ये उपद्रवी तत्व ना उन बच्चों के लिए ना उनका दबाव, मतलब उनका जुबान बंद करने आ गए थे। सरकार को एक मौका दे रहे थे ना, आप सर उपद्रव करेंगे, पुलिस लाठी चार्ज करेगी और उनका जो जुनून मांग है वो खत्म हो जाएगा। वैसे बच्चे पीटे हैं सर जो सही में प्रोटेस्ट करने आए थे, अच्छे बच्चे पीटे, वो बोले मैं कोई गलत कहाँ कर रहा हूँ, मैं, वो खड़े थे और वो पीट गए। और जिन्होंने गलत किया सर, सीसीटीवी तोड़ने का फुटेज है। आप सर रात को दिल्ली में निकलते थे, 3-3, 4-4 लोग बाइक पे चढ़े हैं विदाउट हेलमेट, सीटी बजा रहे हैं, खड़े हैं, कार का गेट खोले हुए हैं, मतलब लग रहा था पिकनिक के स्पॉट बना पड़ा है पूरी दिल्ली में। और नियमतः पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस डरी हुई थी, कार्रवाई करेंगे, मीडिया में आ जाएगा कि हम मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। सर वो गलती होते आँख के सामने देख रहे थे, इवन बच्चे पुलिस के सामने आके हुटिंग कर रहे थे। आप सर कई पुलिस वालों से अकेले में जाके विद ऑफ कैमरा आपने बात भी किया, वो लोग क्या बोले आप सब जानते हैं। तो पुलिस 20 तारीख को लाठी चलाई, कुछ बच्चों के साथ गलत हुआ, वो पीटे। उसके बाद जो पुलिस ने चुप्पी साधी, उसके बाद पुलिस के साथ जो हुआ है ना सर, मैं
50 रील दिखाऊंगा कि लोग ऐसे सेल्फी लेके आते थे और पुलिस का मजाक उड़ा के चले जाते थे, पुलिस बेचारा सर नीचे कर। तो उन लोगों के भी पेशेंस का टेस्ट हुआ है सर। जर्नलिस्टों को जितने जर्नलिस्ट गए थे, जर्नलिस्ट के साथ जैसे कहते हैं ना कि उनको एकदम से डिग्रेड करना, उनके जर्नलिज्म पे क्वेश्चन उठाना। एक बाप खड़ा है, उसकी भी बेटी जेनजी होगी ना सर, नहीं होगी? वो एकदम असहाय से खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है और उसको सब वोटिंग कर रहे हैं। एक लड़की है, वो जा रही है जर्नलिज्म करने के, वो पूछने के लिए क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रही है, और उस लड़की के साथ सर भद्दगी हो रही है, अनाप शनाप बका जा रहा है, गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जर्नलिस्ट के साथ, किसी के भी साथ। क्या ये मतलब कहीं से भी आपको लगता है कि ये जायज़ है? दो तीन चीज़ें हैं, जैसे नवीन ने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी जिसमें घुसी पड़ी हैं, और अगर आप यूपी जाएंगे तो कर्नाटक और पंजाब क्यों नहीं कर्नाटक पंजाब क्यों नहीं जा रहे हैं। अभी तक आंदोलन जो हैं देश में जितने हुए वो सत्ता के खिलाफ हुए, एक बेहतर ही कारण लेकर के मुद्दा, जैसे जेपी का आंदोलन। तो इंदिरा सरकार हटे, ये सरकार भ्रष्ट है, इंदिरा गांधी सरकारी मशीनरी का अपने चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और वो पूरा आंदोलन इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा गया। उससे जो नेता निकले वो सारे नेता आप देख ही रहे हैं कि मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, तो एक जनरेशन निकली। अन्ना के मूवमेंट से एक आम आदमी पार्टी निकली। लेकिन जब भी ये मूवमेंट होते हैं, जयप्रकाश का मूवमेंट ऐसा शुरुआती दौर में वो छात्रों का आंदोलन था, बाद में जेपी ने तय कर लिया कि पॉलिटिकल आंदोलन होगा, इंदिरा को हटाना है, और वहाँ से एक टर्न हुआ जिसमें लोग कहते हैं कि यार फैसला सही था कि नहीं था। अन्ना का आंदोलन, अरविंद कहते रहे कि पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी नहीं बनाएंगे, और आंदोलन खत्म होने के कुछ ही महीनों के भीतर पार्टी बन गई, पार्टी चुनाव भी लड़ गई, स्टेज पे ही घोषणा हो गई। तो लाजमी है कि आंदोलनों के पीछे जो है एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। अगर आप ये कहते हैं कि अभिजीत दीप के या उनके साथ जो लोग हैं उनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, या वो भी आपको कह दें कि नहीं नहीं मैं तो राजनीति नहीं करनी है, वो ठेठ झूठ फरेब है, या किसी पार्टी की 100% झूठ है। जो आदमी आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया सेल में लगातार काम करता रहा है या टीम काम करती रही है, इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो लगातार लगे रहे और बाद में वो पढ़ने के लिए चले गए। आप अभिजीत दीप के जब निकल के जाते हैं, अरविंद जिस तरीके से गले लगाते हैं, अरविंद की खुशी और अभिजीत दीप के जिस तरीके से उनके गोद में जाकर सिमटते हैं, उसको देखेंगे तो आपको पुराने संबंधों का इशारा मिल जाता है वहाँ से। लेकिन सवाल ये है कि अभी आप किस फ्रंट पर लड़ रहे हैं। अभी आप जिस मुद्दे को लड़ रहे हैं वो बच्चों के करियर का मामला है, और वो एक ऐसा मामला है जिस पर हर परिवार दुखी है, वो सबकी दुखती रग है। तो अभी इस आंदोलन में आपके हम साथ तो हैं, लेकिन आगे क्या होगा। आप ये मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीजेपी की हवा निकाल दी। अगर ये सरकार अड़ी रह गई होती और इसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया होता, जैसा कि अभी तक वो करती रही है कई आंदोलनों के साथ, तो फिर यह सरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती और अपने पूरे फ्यूचर पर कई तरह के संदेह और सवाल खड़ा कर देती। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत धुरंधर राजनेता हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से राजनेता मुझे लगता है कि सोचना शुरू करता है, मतलब खत्म करता है, वहाँ से वो शुरू होते हैं। और 12 साल के अपने शासन में उन्होंने बताया है। तो आप मान के चलिए कॉकरोच जनता पार्टी का वजूद तो यहीं से खत्म है, इसके आगे इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है। ये मैं अभी लिख के देता हूँ। वो भले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ें, वो अलग मामला है, इंडिपेंडेंटली इनका कोई फ्यूचर अभी नहीं होगा। आगे कोई दूसरा फोरम सरकार ने छोड़ा नहीं कि आप लड़ेंगे। अगर इसके बाद आप जाते हैं कि हम लखनऊ चल रहे हैं, तो फिर सवाल होगा कि अच्छा बेटा तुम पंजाब क्यों नहीं चल रहे हो, तुम कर्नाटक क्यों नहीं चल रहे हो, तुम उन राज्यों में क्यों नहीं चल रहे हो जहां नॉन बीजेपी सरकार है। इसका मतलब ये है कि तुम बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हो, तो आप एक्सपोज हो जाओगे। तो जो क्रेडिट आपको मिला हुआ है वो सीधा सीधा धुल जाएगा, तो वो तो आप करोगे नहीं। इसके बाद मान लो किसी दूसरे मंत्री को लेकर के आप चलते हो, भैया हम तो नितिन गडकरी के खिलाफ चलते हैं कि भैया इथेनॉल का मामला है, ऐसा मामला है, तो फिर लोग कहेंगे इसका मतलब कि तुमने धंधा बना लिया। वो अगर कोई दूसरा मूवमेंट हो तो बात समझ में आएगी, लेकिन अगर यही लोग एक मुद्दा समझा करके फिर दूसरे पर चल जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपने अब अपना धंधा चला लिया है। और देश के लोग जो है ना, एक तरह की चीज़ों को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं करते हैं।
नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ एक बड़ी खामी थी कि ये सरकार जो है वो लोगों की नहीं सुनती है, ये सरकार अड़ियल है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर, आप आधी रात में आते हैं और आप वीडियो पोस्ट करते हैं, सेल्फी वीडियो पहले अगले दिन भी आप पोस्ट करते हैं, अगले दिन आप मंत्री को हटा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों के साथ लगातार संबंध बनाने, संवाद करने और उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ी मांग थी, उसको भी मान करके नरेंद्र मोदी ने यह पूरे आंदोलन में अपनी जगह पुरानी वाली बना ली। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब बन गई थी, आप देखो प्रधानमंत्री जी कितने लोग कह रहे थे, लेकिन वहीं फिर वो गालियां जो थी चल रही थी, वही पुरानी भद्दी गंदी गालियां, वही मोटी मोटी वाहियात गालियां वहां तब भी चल रही थी जब सरकार ने सब कुछ कर लिया, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हो गया। इसका मतलब ये था कि आप जो एजेंडा लेकर के आए थे वो एजेंडा आपका पूरा हुआ नहीं। आपके भीतर जो नफरत है, आपके भीतर जो आग है, वो वैसे ही जलती रह गई और आप बहुत छटपटा के रह गए। तो वो पूरी जो गाली है, वो पूरा जो आक्रोश था, वो उछल कूद, वो कैसे कहें, मतलब उदंडों की तरह का बर्ताव, वो आंदोलन नहीं था। उस आंदोलन के साथ ये कुछ ऐसे लोग थे जो किसी और मकसद से, पर्पस से आए थे। और मुझे लगता है कि हर आंदोलन में ऐसे एलिमेंट को पहचान करके बाहर करना चाहिए, क्योंकि वो आंदोलन की गरिमा को ना सिर्फ गिराता है बल्कि आंदोलन के कामयाब होने की संभावना को भी ख़त्म करता है। तो ऐसे लोग तो जहर हैं और होना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, तुमने कहा कि चाय पी लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो बात हो गई। और शाम का समय है, तो फिर ऐसे ही कभी मौका आ जाएगा किसी मुद्दे पर कि चलो भैया चाय पीते हैं, कुछ खाते रहते हैं और बतिया लेते हैं। तो आपके साथ कभी भी बैठ सकते हैं, हम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, कहीं कहीं बैठते रहते हैं। तो जब कभी लगता है कि ज़रूरी है, ऑफ कैमरा भी बहुत डिस्कशन होता है, तो जो उधर होता है तो वो इधर ही हो जाए तो अच्छा हम है। तीनों में आपस में बहुत हाँ, तो dispute है। बहुत डिस्प्यूट चलता रहता है, ये दोनों लोग बहुत लड़ते रहते हैं। तो कभी कभी हमको लगता है कि हम क्या करें, तो वो भी आप लोग देखिएगा, वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन यही लोकतंत्र है कि हमारी सहमति नहीं है तब भी हम साथ हैं, असहमतियों का नाम लोकतंत्र है, अलग अलग राय का नाम लोकतंत्र है, टकराव का नाम लोकतंत्र है, विरोध का नाम लोकतंत्र है, वैमनस्य का नहीं है, नफरत का नहीं है, जहर जुबानी का नहीं है, जहर दिली का नहीं है। लोकतंत्र दुनिया का सबसे खूबसूरत एक सिस्टम है जो हिंदुस्तान के पास है, और हम सबसे खूबसूरत मुल्क हैं जिसके पास इतने धर्म हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, इतने रिवाज हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, इतने रंग हैं, इतनी भौगोलिक स्थितियां हैं। अद्भुत देश है। इसको बना करके, बचा करके रखना और इसके भीतर भीतर जीना, इससे बड़ा सुख नहीं है। यह जीवन सार्थक हो जाता है एक हिंदुस्तानी होने के नाम पर। तो हम हिंदुस्तानी ही रहें, हम ऐसा कुछ ना बने कि हम देश के खिलाफ या देश के दुश्मनों के खिलाफ एक हथियार बन जाए। मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तानी है वो कभी बनेगा ही नहीं। तो नमस्कार, जय हिंद।